Assalamu alaikum, dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. My dear students, we were discussing resonance. Resonance पे 3 lectures हो गए, dear students. Resonance का जो 4th lecture है, that is regarding the stability again. क्योंकि आपको 3rd lecture में मैंने stability of resonating structures के बारे में एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था. आप उस लेक्चर को देखिए, अच्छे से समझिए, हम आगे चलेंगे. डियर स्टूडेंट्स, look at the board. The point that is written here, again heading वही है, stability of resonating structures. मैंने क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट किया. यहाँ पर लास्ट लेक्चर हमने एंड भी क्वेश्चन से किया था. अब ये जो 4th लेक्चर है रेजोनेंस का, इसको हम फिर से क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे. So my dear students, क्वेश्चन यहाँ पर बना के है, arrange the following in decreasing order of their stability. इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप अच्छे से समझ जाओगे. इस क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस है इसके. इन 4 ऑप्शंस को हम देखेंगे. पहला ऑप्शन इसका है ClO4 नेगेटिव. दैट मींस मैंने लास्ट टाइम भी आपको स्ट्रक्चर इसका दिखाया था. ClO4 का कैसा है. क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम, oxygen having negative charge and 3 double bonded oxygen atoms. Dear students, structure आपको आना चाहिए. How to draw this structure. दूसरा क्या है dear students, it is acetatine. अगर आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा है, CH3 C double bond O negative. ये है दूसरा. My dear students, the third one is CH3. Once you open the structure, you can answer the question. C double bond O, single bond CH2, and there is a negative charge on carbon atom. And structure number 4, D. It is PHO negative. That's called a thin oxide. ऐसे हम इसको बनाएंगे. This is a very important question. क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ये है इसका स्ट्रक्चर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 स्ट्रक्चर्स यहां पर गिवन हैं. इन 4 को आपने इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी अरेंज करना है. तो कैसे करोगे माय डियर स्टूडेंट्स? अगर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, मैं यहां पर आपको दिखाऊं. हैव अ लुक. ये जो Cl double single bonded oxygen with negative charge, double bonded oxygen, double bonded oxygen, double bonded oxygen. So dear students, begin with the delocalization. Negative charge को delocalize कीजिए तो इनके resonating structures आपको बनने स्टार्ट हो जाएंगे. My dear students, ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव यहां पर आएगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहां पर. अगेन इस नेगेटिव चार्ज को हम माय डियर स्टूडेंट्स ये यहां पर यहां शिफ्ट कीजिए और ये बॉन्ड यहां आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये Cl, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह. अब यहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज और यहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन. अगेन क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहां डीलोकलाइज होगा और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा. तो कहने की बात यह है डियर स्टूडेंट्स, जहां पर सिंगल बॉन्ड वहां डबल बॉन्डेड कैरेक्टर भी आपको मिलने को देखेगा माय डियर स्टूडेंट्स. ये है ClO4 नेगेटिव. यहां लिख के रखूंगा मैं ClO4 नेगेटिव. तो इसके ये जो स्ट्रक्चर्स है, फर्स्ट, second, third and fourth. These are the 4 resonating structures. तो ClO4 नेगेटिव के जो कुल मिला के हमने देखे माय डियर स्टूडेंट्स, इट हैज 4 resonating structures. एंड आपको एक चीज क्लियरली इसमें नजर आएगी कि पहले भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन. And in the final structure, you will again find the negative charge on the oxygen atom. Means जो चार्ज जो delocalize हो रहा है वो कोई ऐसे 2 डिफरेंट एटम्स नहीं है, बल्कि
ऑन द सेम टाइप ऑफ एटम आपको डेवलप होता हुआ नजर आता है। दैट मींस इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप कौन सा नाम दोगे डियर स्टूडेंट्स? दीज आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका था, इट वाज एसीटेट CH3COO नेगेटिव। तो आप देखिए, ओपन द स्ट्रक्चर अगेन, आपको अब आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। यस, डू रेजोनेंस, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा, CH3 C यहां पर O नेगेटिव और यहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। यस, मींस इसका ये जो फर्स्ट वन है और ये जो सेकंड वन है, these are the two resonating structures of this acetate-ion। तो फिर से आप अच्छे से देखोगे, आप देखोगे पहले भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था, जो दूसरा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही आपको डेवलप होता हुआ नजर आता है। अगेन इनको भी कौन सा नाम दोगे सर? दीज आर अगेन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन नंबर ए था, ये ऑप्शन नंबर बी। अब सी पे आएंगे डियर स्टूडेंट्स। सी हमारा ये था CH3 CO CH2 माइनस। बिल्कुल, तो आप ओपन कीजिए, आपने अभी किया था CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 विद नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस करेंगे, यस सर बिल्कुल करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज यहां डीलोकलाइज, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। तो जो इसका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए मजा, ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, डियर स्टूडेंट्स व्हाट आर दीज सर? दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट पहले नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, क्या ये इक्विवेलेंट है? नो सर, दीज आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एंड ऑप्शन नंबर डी वो ये था, फिनॉक्साइड आयन PHO नेगेटिव। यस, अब ओपन कीजिए बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव डबल बॉन्ड। ये देखिए, अब रेजोनेंस करेंगे, बिल्कुल सर करेंगे, बहुत आसान है हमारे लिए। ये नेगेटिव चार्ज यहां डीलोकलाइज, ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट, तो कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल, यहां डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां नेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे। अगेन इसको डीलोकलाइज यहां कीजिए, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, कुछ ऐसा बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से ही आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां डबल बॉन्ड तो रहेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब यहां पर पैरा पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा होगा। यहां डबल बॉन्ड तो है ही, यहां पर डबल बॉन्ड डबल, और यहां पर आपको फिर से नेगेटिव चार्ज नजर आएगा। अगेन आप इसको यहां लेके जाइए और यहां से इसको यहां शिफ्ट कीजिए। बिल्कुल सर, ये देखिए फाइनली ये ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां डबल डबल और डबल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। तो देखिए, पहले नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन की केस में पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था। एंड इन द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आप देखिए मैं इनको वन बाय वन, यहां पर ये वन है, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड है, ये फोर्थ, एंड दिस इज द फिफ्थ वन। My dear students, in the very first resonating structure, the negative charge is on the oxygen। और यहां पर देखोगे आप, हर एक में आपको इसको इसके बगैर आप देखिए, कभी कार्बन के ऊपर है और कभी ऑक्सीजन के ऊपर। मींस चार्ज आपको एक ही एटम के ऊपर, सिमिलर टाइप ऑफ एटम के ऊपर डीलोकलाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। It is present on two different atoms. That means again it is a non-equivalent resonating structure. ये non-equivalent रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखोगे।
तो जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन इक्विवेलेंट। मींस जो पहला है और जो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, दीज आर स्टेबल देन दैट ऑफ सी एंड डी, बिकॉज सी एंड डी है नॉन इक्विवेलेंट और ए एंड बी है इक्विवेलेंट। अब ए और बी का मसला फिर से है, ए और बी ये भी इक्विवेलेंट ये भी इक्विवेलेंट। अब क्या करोगे, यहां पर याद रखोगे एक पॉइंट, अगर दोनों इक्विवेलेंट है तब क्या करना है, आपने देखना है इन दोनों में जिसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होंगे वो कम स्टेबल होगा। तो आप पहला स्ट्रक्चर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, और जो सेकंड वन है जो अगेन इक्विवेलेंट है, इसके 4 नहीं बल्कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। दैट मींस फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेकंड वन। अच्छा, सी और डी बोथ आर नॉन इक्विवेलेंट अगेन। अब नॉन इक्विवेलेंट की स्टेबिलिटी आपस में आप कैसे कंपेयर करोगे? यस, वेरी इजी। आपने देखना है इनमें जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसके कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो हमारे स्टूडेंट्स आप देखिए फिन ऑक्साइड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और ये जो CH3 डबल बॉन्ड और CH2 नेगेटिव, इसके आपको 2 रेजोनेटिंग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो जो क्वेश्चन हमारा था, अगर हम प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखेंगे यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। सो यहाँ पर अगर हम फाइनली कंक्लूड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर अगर हम यहाँ कंक्लूड करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर अगर हम देखेंगे ना स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट स्टेबल इज ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, देन कम्स ऑप्शन नंबर डी, एंड देन कम्स ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो आपको हमने दिखाया, मैंने इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स को मिंगल करके एक क्वेश्चन क्रिएट किया। बहुत आसान है, वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर प्रीवियस पे ही आएंगे डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ व्हाइल। इसके बाद यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, फिर से मैंने, आप देखिए अगेन दिस इज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर हैविंग क्लोज unlike charges is more stable than structure having unlike charges far away from each other। अगर आपसे एग्जामिनर कभी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन मैंने यहां पर बनाया है, आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, द A and B these are the two resonating structures। आप देखिए A और B में अगर आप नजर मारोगे यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल यहां देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर आपको चार्ज नजर यहां पर आएगा, यहां पर फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आपको कार्बन के ऊपर चार्ज नजर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप यहां पर देखोगे, यहां जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना, अगर आप इनके बीच की जो गैप है ना वो कंपेयर करोगे विद द स्ट्रक्चर, विद द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस वन बी ऑप्शन, यहां पर आप देखिए यहां जो अनलाइक चार्जेस है they are away from each other, far away from each other, दूर दूर रह रहे हैं ये दोनों चार्जेस। और ऑप्शन नंबर ए में आप देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे आर नॉट फार अवे, दे आर क्लोज टू ईच अदर। एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दूर दूर ना हो बल्कि नजदीक हो, इसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। बिकॉज आप जानते हो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। जब भी अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन मींस देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है। और अगर सिमिलर चार्जेस लाइक होंगे, नजदीक होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर चार्जेस नजदीक होंगे तो वहां रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस नजदीक होंगे तो वहां अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से हमेशा बॉन्ड बनता है। तो यहां स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर क्लोज टू ईच अदर, यहां पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखोगे, अगर आपसे यहां पर एग्जामिनर पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका लिखना है। दैट मीन्स आप ये कहोगे, जो यहां पर क्वेश्चन कह रहे थे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, तो आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को टिक करोगे यहां पर। दैट मीन्स ए की स्टेबिलिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे।
सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। वेरियस पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। होपफुली आप हर एक पॉइंट को जहन में रखोगे ताकि आपका जो रेजोनेंस वाला ये जो फंडा है ये सारा आपके माइंड में फीड हो जाएगा। आगे हम चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन मैंने स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग यहां पर लिखा है। द पॉइंट दैट इज रिटन अगेन दैट साइक्लिक कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन लीनियर कंजुगेशन। रेजोनेंस तो है, लेकिन अब मसला ये है, कहीं साइक्लिक सिस्टम होता है, कहीं लीनियर सिस्टम होता है। आप देखिए कैसे आप समझोगे माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। इसको जरा देखिए, व्हाट इज दिस? सर दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर, यानी यहां जो कंजुगेशन है ना दैट इज लीनियर। एक लीनियर स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स। आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक साइक्लिक सिस्टम है, यहां साइक्लिक कंजुगेशन है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। छोटा लग रहा है क्वेश्चन आपको, लेकिन क्वेश्चन में बहुत दम है। और ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन नंबर सी अगर यहां पर देखोगे, ना यहां पर लीनियर है ना यहां पर साइक्लिक आपको नजर आ रही है। व्हाट इज हियर माय डियर स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन पॉइंट याद रखोगे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए में है लीनियर स्ट्रक्चर इसके अंदर है। दैट मींस इसमें अगर आप लिखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ व्हाइल, यहां पर आप लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स लीनियर कंजुगेशन बनाएंगे आप इसमें, यस लीनियर कंजुगेशन, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लीनियर कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन लीनियर कंजुगेशन। हमेशा याद रखोगे, जिस सिस्टम के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन होती है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। दैट इज क्वाइट स्टेबल, दैट इज वेरी स्टेबल देन द स्ट्रक्चर हैविंग अ लीनियर कंजुगेशन। दैट मींस यहां पर अगर आप देखोगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ये वाला है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और बेंजीन को आप जानते हो, बेंजीन तो है ही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, लेकिन आपको कंजुगेशन के एतबार से भी याद रखना है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो साइक्लिक होगा और उसमें कंजुगेशन होगी, उसमें रेजोनेंस होगी। तो ये यहां देखिए, पहले एक और पॉइंट, यहां अगर आप पाई बॉन्ड्स काउंट करोगे 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहां पर 3 है। यहां पर अगर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करोगे 1 2 3, यहां पर भी 1 2 एंड 3 all have same number of pi bonds, but one is linear, the B option is cyclic, and the C option is having a cross conjugation. That means it is neither a linear nor a cyclic structure. तो याद रखोगे, अगर मैं यहां पर लिखूं स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, डियर स्टूडेंट्स, arrange the following in increasing order of stability. Increasing means पहले वो स्ट्रक्चर लिखना है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो याद रखो, अच्छा जो लीनियर है और जो क्रॉस है, लीनियर कंजुगेशन याद रखोगे इसकी स्टेबिलिटी हमेशा एक ऐसे सिस्टम से ज्यादा होती है जिसमें क्रॉस कंजुगेशन होती है। मींस among the three the structure that is very unstable, यानी इनके कंपैरिजन में जिसकी स्टेबिलिटी कम है, दैट इज द स्ट्रक्चर हैविंग क्रॉस कंजुगेशन। दैट मींस हम लिखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इसकी स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर्ड विद द ऑप्शन नंबर ए, and the most stable structure is the option number B. Very very important question dear students, this is VVIP question. तो याद रखोगे, जहां साइक्लिक वहां सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, और जहां लीनियर वहां उसके बाद वो आता है लीनियर स्टेबिलिटी में, और जो क्रॉस कंजुगेशन वाला सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी लीनियर से भी कम होती है और साइक्लिक से तो बहुत कम ये चला जाता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स दीज आर रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। होपफुली इनको समझोगे, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी आपने समझी तो आपको रेजोनेंस आएगी। आगे हम चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एक हेडिंग मैंने बना के रखी है यहाँ पर। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी, इसकी हम लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन को आपने अंडरस्टैंड किया तो आप कभी भी रेजोनेंस एनर्जी इस कंसेप्ट को मिसअंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा यहां पर डिफरेंस इन एनर्जी, difference in energy between most stable structure, या आप इसको कहोगे और एक्चुअल स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। एक्चुअल स्ट्रक्चर आई मीन टू से कैसा स्ट्रक्चर जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, और उसी को हम प्यार से कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर और एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और किसके बीच, एंड the most stable, very important, and the most stable resonating structure. Very important, my dear students. क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी? मैंने कहा रेजोनेंस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी डिफरेंस है जो हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड। एक तो रेजोनेंस हाइब्रिड की हम रेजोनेंस उसकी एनर्जी उसको हम माय डियर स्टूडेंट्स कंपेयर किसके साथ करते हैं, विद द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, उसी एनर्जी डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अगर आपने नहीं समझा है तो मैं आपको इसको एग्जांपल से वेरी वेरी क्लियरली आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा इंशाल्लाह। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले याद रखोगे इट इज आल्सो कॉल्ड एज delocalization energy. Dear students, try to understand the concept. So, आपको हम यहां पर दिखाएंगे my dear students, have a look. अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, have a look my dear students. यहां पर अगर हम रेजोनेंस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉन्ड में यहां शिफ्ट करूंगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करूंगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2. डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. दैट मीन्स इसका बॉन्ड एक लॉस हो गया, इट विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज, एंड इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा. तो बिल्कुल आप जान रहे हो 1 and 2. व्हाट आर दीज? सर दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. बिल्कुल सिंपल है ये. अच्छा, मैंने आपसे कहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दीज आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दे हैव नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका है सर? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका है माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इसका है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. इन दोनों का जो मैंने कहा था द ब्लेंड ऑफ द टू, इन दोनों से जो हम एक्चुअल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ना, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कुछ ऐसा होता है. CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. हमारे स्टूडेंट्स सीखने की कोशिश कीजिए. अच्छा, मैंने दिखाया था आपको यहां पर भी डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, यहां पर भी डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, यहां पर भी डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, और यहां पर हमने लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर हम लिखेंगे नेगेटिव चार्ज. डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. मींस जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो ना इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिल रहा है ना इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिल रहा है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज जब हम कलेक्टिवली रीड करते हैं, वी गेट
a different structure that is called as the resonance hybrid. लिख के रखूंगा यहां पर resonance hybrid. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले डबल बॉन्ड यहां था, यहां सिंगल था, यहां डबल था. अब दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल, यहां जहां सिंगल था वहां डबल आया, और जहां सिंगल था, जहां डबल था वहां सिंगल. रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर आप देखिए, यानी हर एक बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर भी है और डबल बॉन्डेड कैरेक्टर भी है. इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और यही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है एक मॉलिक्यूल का. वही देखिए रेजोनेंस एनर्जी. इस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जब आप कंपेयर करोगे इन दो स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इन दो स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टेबल कौन सा है? इट्स द फर्स्ट वन. क्योंकि मैंने आपको कहा है चार्जड और न्यूट्रल में न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है और चार्जड की स्टेबिलिटी कम. आप जब रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करोगे, इन दोनों की जो डिफरेंस इन एनर्जी है, उसी डिफरेंस इन एनर्जी को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, इसको हम और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. यहां पर आप बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको इस रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंस एनर्जी, इसके लिए हम यूज करते हैं यहां पर एक कंसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. रेजोनेंस एनर्जी, जो कि मैंने आपको कहा, फिर से मैं कहूंगा, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है, उसी एनर्जी डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, या उसी को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन एनर्जी. इसका क्या फायदा है सर? इसको क्यों हम मेजर करते हैं? इससे क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? यस, इट क्वांटिफाइज, याद रखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, इट क्वांटिफाइज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डेवलप्ड इन ए सिस्टम बाय द कंजुगेशन. यार मैं लिख के रखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसके बाद लिख के रखूंगा, आप फिर से याद रखिए. रेजोनेंस एनर्जी से हमें पता चलता है कि डीलोकलाइजेशन से कैसे एक सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्रिएट होती है. अभी आप देखिए, मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड को जहां दिखाया था, मैंने दिखाया जहां सिंगल था वहां भी डबल. मींस हर बॉन्ड के अंदर आपको डबल बॉन्डेड कैरेक्टर भी नजर आएगा. वो तब पॉसिबल है जब डीलोकलाइजेशन होगी, और यही डीलोकलाइजेशन आपको रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने में मदद देगी. है लोग, मैंने कहा हम रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं बाय एन एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट्स कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. क्या होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? इसको जरा मैं आपको यहां पर पहले समझाऊं. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है बाबा? ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy released, amount of energy released when, ऐसे लिखेंगे, 1 mole, when 1 mole of an unsaturated compound, when 1 mole of an unsaturated compound, यहां पर हम लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये अल्कीन भी हो सकता है, या डियर स्टूडेंट्स ये अल्काइन भी हो सकता है, is reacted with hydrogen gas, is reacted with hydrogen gas. ब्रैकेट में लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स H2 टू फॉर्म ए सैचुरेटेड कंपाउंड. डेफिनेशन लंबी है लेकिन याद रखना है जरूरी. सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने समझाया आपको, मैंने कहा इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. दैट मीन्स, फिर से पॉइंट लिख के रखूंगा, इसके लिए एक पॉइंट यहां पर, उसके बाद फिर से इसको रिवाइज करेंगे. इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इट इज एन एक्सोथर्मिक
प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आपको डियर स्टूडेंट्स पता होता है इसका जो डेल्टा एच है, चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। यानी जहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है वहां हम दिखाते हैं उसकी चेंज इन एंथैल्पी को हम नेगेटिव से दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा? मैंने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यानी द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड कब? व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जब 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस, उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन गैस से करते हैं यानी H2 गैस, टू फॉर्म ए सैचुरेटेड कंपाउंड। सो एग्जांपल से अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, डरना नहीं है, आसान है बहुत। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है इसका नाम सर? इसका नाम है इथीन। बिल्कुल, इस इथीन जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल इसकी रिएक्शन में करूंगा H2 के साथ। ये तो गैस है, बिल्कुल सर, और आपको पता है इथीन भी, ये भी गैस है। बिल्कुल, आपने गैस की रिएक्शन गैस के साथ कराई, गैस गैस जो सबस्ट्रेट दोनों है ना, यहां पर एक सबस्ट्रेट एक रिएजेंट, अगर आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स दोनों गैसियस इन नेचर है, तो याद रखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स हो, इनको हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, लेटर ऑन वे टू बी डिस्कस्ड। अभी ये याद रखिए, हमने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन गैस के साथ की, तो याद रखिए अब देखिए यहां क्या बनेगा सर? ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हेलो, ये इथीन है, ये बन गए इथेन जो कि अगेन एक गैस है। तो यहां जब H2 गैस 1 मोल, देखिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, H2 गैस एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया, ये है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ये है सैचुरेटेड। डियर स्टूडेंट्स, हैव पेशेंस, पढ़ने में हमेशा पेशेंस होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, ना आप करोगे ना मैं करूंगा। तो इथेन बन गया, दैट मीन्स मैंने अभी कहा यहां इस प्रोसेस के होने में डेल्टा H सर नेगेटिव होता है। दैट मीन्स जब भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो सर यहां पर जो सैचुरेटेड कंपाउंड बनने के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, इस रिलीज्ड एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, यही होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा सर, इससे रेजोनेंस एनर्जी का क्या ताल्लुक है? मैं दिखाऊंगा आपको, समझना है आपको कैसे हम रेजोनेंस एनर्जी समझेंगे। हैव अ लुक डियर स्टूडेंट्स, यहां हम आएंगे अगेन, आप मुझे बताइए ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं यहां पर, साइक्लिक तो मैं बना रहा हूं, ये देखिए इसका एक डबल बॉन्ड मैंने यहां रखा, अगर आप इसको नाम दोगे इसका साइक्लो हेक्स, साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि आप देखिए इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इसकी रिएक्शन आप H2 गैस के साथ कीजिए, अगेन आपको पता है निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, तो आप देखिए डबल बॉन्ड तो हो गया खत्म, इसकी जगह बिल्कुल आपको ये 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हुए नजर आएंगे। तो आपने डरना नहीं है, मैं दिखाऊंगा, मैं हाईलाइट करूंगा, एक यहां पर हाइड्रोजन आता है और एक यहां पर हाइड्रोजन आता है, क्योंकि मैंने इसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाया। तो अभी मैंने कहा यहां जो डेल्टा H है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, मींस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, इसका जो डेल्टा H कैलकुलेट किया गया है, दैट्स -120 किलोजूल पर मोल। दिस is the energy released when H2 gas reacts with 1 mole of cyclohexene। अच्छा, तो क्या करना है सर इसका? यस, मैं बताऊंगा आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, अब मैं सीधे यहां पर आऊंगा, ये देखिए, हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैंने बनाया? यस सर, दिस इज बेंजीन, द वेरी स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन है ना, ये साइक्लिक तो है, लेकिन यहां पर एक डबल बॉन्ड था, यहां एक नहीं है बल्कि 3। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर ये करूं, अब मैं 3 टाइम्स H2 को इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट,
हैव अ लुक, यहां देखिए सिमिलर कंडीशंस, यानी बेंजीन, अब मैंने यहां पर एक डबल बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं लिया, मैंने 3 डबल बॉन्ड वाला सिस्टम लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या इसमें कोई कंजुगेशन है? तो सर इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, यहां तो एक ही डबल बॉन्ड है, किसके साथ कंजुगेट करेगा? कोई पॉजिटिव, कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, कोई नेगेटिव है ही नहीं। यहां एक अच्छी सी कंजुगेशन बेंजीन रिंग के अंदर हमें नजर आती है, इसको हमने कहते भी है साइक्लिक कंजुगेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक डबल बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक पाई बॉन्ड H2 गैस के साथ कंबाइन करके -120 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, दैट मींस अगर मैं 3 डबल बॉन्ड, यहां पर 3 डबल बॉन्ड, इन 3 डबल बॉन्ड्स को मैं यहां पर खत्म करूं माय डियर स्टूडेंट्स, यानी यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा, ये जो डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स हैव अ लुक, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पाई बॉन्ड भी, इसमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए, मींस आपको कोई भी पाई बॉन्ड यहां नजर नहीं आएगा। दैट मींस एवरी पाई बॉन्ड इज ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोजन एटम्स। दैट मींस यहां जो डेल्टा H है, माइनस डेल्टा H जो कि नेगेटिव है बिल्कुल, ये कितना होना चाहिए? -120 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू -360, यस, किलो जूल पर मोल। यानी एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन, when we react a species having a single pi bond with H2, -120 kilojoule of energy is released। एक ऐसा सिस्टम जिसमें अब 3 है, जब ये 3 H2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, दैट मींस एक में से -120, 3 में से कितनी एनर्जी रिलीज होगी हाइड्रोजनेट होके? दैट इज -360 किलोजूल ऑफ एनर्जी। क्या ऐसा है? नो सर, ऐसा नहीं होता है। यहां पर जो डेल्टा H है बिल्कुल दैट इज लेस देन -360 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी बेंजीन सिस्टम जिसके अंदर एक अच्छी खासी रेजोनेंस है, जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल डीलोकलाइजेशन हमें नजर आती है, ऑन रिएक्टिंग विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, ये इतनी एनर्जी एक्सपेक्ट, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, मगर इससे बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज लेस देन -360 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों हुआ? तो यही ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको अब समझाऊंगा यहां पर। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मोर एनर्जी, मैं यहां स्टेटमेंट लिखूंगा, मोर एनर्जी रिलीज्ड। जब भी एक ऐसा सिस्टम जो H2 के साथ रिएक्ट करके ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो हम कहेंगे ये लेस स्टेबिलिटी से मूव करता है मोर स्टेबिलिटी की ओर। दिस इज द की पॉइंट जो आपने समझना है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट, लेस एनर्जी रिलीज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से समझाऊंगा। इसमें हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मोर स्टेबिलिटी से एक सिस्टम मूव करता है लेस स्टेबिलिटी की ओर। क्या सर आप लिख रहे हो? आई विल अंडरस्टैंड यू, मैं समझाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। मैंने कहा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर से मैं यहां पर बेंजीन बनाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन रिंग है। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन मैंने बताई थी आपको 3 टाइम्स H2 के साथ जब आपने की इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। मैंने कहा इसका जो डेल्टा H है दैट इज लेस देन -360 किलो जूल पर मोल। अच्छा, कम एनर्जी का रिलीज होना, दैट मींस जो सिस्टम बन रहा है, मींस ये जो सिस्टम पहला हमारा है, ये जो सबस्ट्रेट हमारा है, ये वाला सबस्ट्रेट, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। दैट्स द रीजन ये H2 के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है। यानी ये स्टेबल यहां है और जहां ये कन्वर्ट हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, वरना ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करता। क्योंकि जब भी
एक रिएक्शन के अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, हम कहते हैं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये यहां से यहां जाना पसंद नहीं करता है, बिकॉज जो सिस्टम, क्योंकि ये जो हमारा स्टेबल है इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ टिपिकल कांसेप्ट, याद रखिए, इट्स अ टिपिकल कांसेप्ट। यानी जो सिस्टम ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल है वो H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है, यानी वो हमेशा लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होता है। अब एक ऐसा सिस्टम जो पहले कम स्टेबल होगा वो हमेशा क्विकली रिएक्ट करता है और ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है ताकि वो लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की ओर मूवमेंट करे। तो याद रखोगे हमेशा आप, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है एंड any of the resonating structure that is the most stable structure। याद रखोगे मेरी बात, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू द रेजोनेंस एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी कम, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड की ये जो रेजोनेंस एनर्जी वो कम होती है क्योंकि सर रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, वो मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा। और any of the resonating structure that is very stable, उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। सो यहां पर ये जो कंसेप्ट था रेजोनेंस एनर्जी का आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड इट, ये एक माइंड के अंदर आपको सेट हो जाएगा ताकि आपको इस रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कभी भी फिर सोचना ना पड़े। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने फैक्टर्स, स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और साथ साथ में रेजोनेंस एनर्जी का जो टॉपिक है इसको क्लियर किया। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है इन रेजोनेंस एनर्जी तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगेन मैं आपको ये डाउट्स क्लियर करने में 100% एफर्ट्स लगाऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द रेजोनेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा और इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इंशाल्लाह जो 4 लेक्चर्स मैंने पढ़ाए आप इनको फिर से अच्छे से नजर दोगे तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।